इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार इनको समझा रहे हैं। प्रदेश की सियासत के जादूगर ने कहा है, यूं ही नहीं कहा होगा। कुछ यूं समझ ले, कोई तो वजह रही होगी, कोई यूं ही सियासी नहीं होता। अशोक गहलोत, जिन्होंने 2018 से 2023 तक अपनों को, गैरों को, जनता को यह समझा दिया कि राजनीति में कुछ बातें दिखाने की, कुछ बताने की और कुछ छिपाने की होती है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की किस खाने में क्या फिट किया है पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गोदारा जी मेरे साथ हैं और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, महिपाल मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि इस डिबेट पर आने से पहले दिल्ली से या प्रदेश स्तर से कोई फोन आया क्या कि सीएम साहब का बचाव नहीं करना है या कुछ ऐसा कुछ आया हो? ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता पूछते तो मैं जवाब बेहतर दे पाता। नहीं, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल आपने पूछा है हाँ। इसलिए मैं इसका ये कि जवाब दूंगा कि ऐसा कोई फोन नहीं है और हमारे पास इस तरीके की कोई। अच्छा, जो गुगली गहलोत साहब ने फेंकी है, गहलोत साहब को भी पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है कि जिस पिच पे वो गुगली फेंकने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पिच है, भारतीय जनता पार्टी के बैट्समैन है। इन गुगलियों का असर यहाँ होने वाला है नहीं, क्योंकि जिनकी पॉलिटिकल स्टाइल जैसी रही है। 1998 में परशुराम मदेरनाथ जी के साथ षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बनना, 2008 में सीपी जोशी के साथ षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बनना, 2018 में सचिन पायलट जी के साथ षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बनना, जिनकी पूरी राजनीतिक स्टाइल ऐसी रही है। राजनीतिक उनका लंबा एक्सपीरियंस हो सकता है, पर अशोक गहलोत साहब जिस तरीके की राजनीति करते हैं छुपा हुआ नहीं है। 2018 से 23 के कार्यकाल में तो बड़ी हद थी जब उन्होंने अपने ही राष्ट्रीय नेतृत्व को आंखें दिखाई थी। खैर, जो गुगली फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ये लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ी हंसी आती है कि इतना मैच्योर पॉलिटिशियन जिसको राजस्थान की राजनीति में कदावर नेता कहा जाता है, कैसे बचकाने बयान दे रहे हैं। एक बात पूछूं, ये अशोक गहलोत जी के लिए शूट करने वाली चीज नहीं। महिपाल भाई, एक बात बोलूं, इतने समय में मुझे भी इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि विभीषण और नारद कहीं भी हो सकते हैं। क्या पता बीजेपी में हो। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है, कांग्रेस की तरह नहीं है। हमारे हो सकते हैं वो एक अलग है, बट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासित लोगों की पार्टी है, राष्ट्रीय नेतृत्व की हर बात का सम्मान करने वाली पार्टी है और जनता के हितों के लिए चुन के जनता के हितों में हम लोग काम कर रहे हैं। और इस तरह की भ्रामक राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनका राजनीतिक कैरियर ही वही रहा है। 98, 8, 18 किस तरीके से षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बने। और सर स्वप्निल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे पास ऐसे इनपुट है। जब आप राज में थे, सारी एजेंसी आपके पास थी, आपकी नाक के नीचे सचिन पायलट जी आपके डिप्टी सीएम 19 विधायकों को निकाल के मानेसर तक ले गए, आपको तो पता ही नहीं चला। किस तरह की जादूगरी की बात कर रहे हैं आप? वो सर्कस चल रहा था। नहीं, लेकिन उस पीरियड में आप बोलते रह गए कि 6 महीने में सरकार जा रही है। नहीं महिपाल, 2 सेकंड। उस समय आप ये बोलते रह गए कि 6 महीने में सरकार जा रही है, सरकार नहीं गई। सरकार ने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया। ये तो है, यहां तो जादूगरी है। जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरह कांग्रेस पार्टी के विधायकों में आपसी इतना मनमुटाव आ गया था, होटलों में कभी जैसलमेर, कभी जयपुर, कभी मानेसर, सरकार की सारी एजेंसियां अपनी सरकार बचाने में लगी हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो सवाल तो ये करेगी ना, इस तरीके से जनता के पैसे को होटलों में अपने सरकार बचाने के दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं बनाई थी राजस्थान की जनता। एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी सवाल तो करेगी। ठीक है, एक सवाल और फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। महिपाल, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर एक होता है 100% बैकअप, और जब आप नहीं चाहते कोई सक्सेस करे तो उसके प्रति 50%, 20%, 30% बैकअप या सिर्फ दिखावे के लिए बैकअप। मैं ये कह रहा हूं जैसे ERCP सॉल्व हो गया, यमुना जल समझौता सॉल्व हो गया, लेकिन आसपास के स्टेट्स वो शब्द नहीं बोल रहे हैं जो सेंटर और यहाँ के सीएम बोल रहे हैं। तो 100% बैकअप है, इसका आभास जनता को कैसे होगा, या हमें कैसे होगा, या मुझे कैसे होगा? हो रहा है, सरकार चल रही है, गुड गवर्नेंस चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है। हाँ। नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं, सबके ERCP नहीं बोला, यमुना जल समझौता नहीं बोला आपने? हाँ। बिल्कुल बोल रहा हूँ, कैसे नहीं बोल रहा। यमुना जल समझौता, ERCP, सारे जो 1 by 1 राइजिंग राजस्थान का कार्य। हरियाणा कह रहा है अतिरिक्त होगा तो देंगे, ये सेंटर नहीं कह रहा है या भजन लाल जी नहीं कह रहा है? सर DPR बनने का काम चालू है। हरियाणा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उस पर नहीं जाना है, कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए। DPR बनने का काम चालू है सर, मतलब 100% बैकअप है सेंटर का। 101%। ठीक है, अब मेरा सवाल राय सिंह गोदारा जी आपसे है। ठीक है,
मतलब मैं भी आपसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रहा है, क्या अशोक गहलोत ऑपरेशन हैंड में बिजी हैं? क्या 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 प्रश्न है आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप कहते हैं ना कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत आपके लोगों को तोड़ देती है, आपके लोगों को बहला लेती है, फुसला लेती है, मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत ऑपरेशन हैंड में बिजी हैं, विभीषण खोज रहे हैं, बीजेपी में अपने लोग फिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्वप्निल जी देखिए, ये तो सब जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अच्छा। और पुराना अगर एग्जाम्पल हम देखें, चाहे हम मध्य प्रदेश का देखें, गोवा का देखें या कोई अन्य स्टेट्स का देखें, इनकी पुराना एक आदत है। और पहले तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाते थे, और आजकल ये क्या करते हैं कि वहाँ के विधायकों को, हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को परचेज करते हैं, उनको खरीदते हैं, खरीदने के बाद में उनके इस्तीफे लेते हैं और वापस अपनी पार्टी का सिंबल दिला करके उनको जितवा के दोबारा अपनी सरकार बनाने का ये काम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से डे वन से रहा है। तो आप कैसे लोग हैं मैं वही आपसे बोल रहा हूं, सुनिएगा, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। और इन लोगों ने कुछ प्रयास किया राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जैसा कि कहा भाई महिला जी ने कि हमारे जो 19 विधायक है वो जादूगर के जादूगरी चली नहीं और वहां पे चले गए, तो वो जादूगरी तो अमित शाह जी की चल रही थी वहां पर, वो जादूगरी जो है वो आपकी थी और आपका एक असफल प्रयास था। पर उसमें भी गहलोत साहब की नाराजगी, आपको ये अंदाजा नहीं था कि आप, उसमें भी गहलोत साहब की नाराजगी बीजेपी से नहीं थी, सचिन पायलट से थी। देखिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि वो जो षड्यंत्र था वो भारतीय जनता पार्टी का था और एक बड़ा खेल था, और हमारे जादूगर ने, अशोक गहलोत जी ने उसका पर्दाफाश कर दिया, चाहे वो किसी भी तरह का, और परिणति आने नहीं दी। हमारी सरकार, चाहे हम होटल में रहे, चाहे कैसे रहे, हमने हमारी सरकार बचाई और इनको चैलेंज किया। उस पीरियड से हम आगे बढ़े, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अशोक गहलोत बीजेपी के अंदर भेदिए ढूंढ रहे हैं, भेदिए खरीद रहे हैं, विभीषण बना रहे हैं, कर क्या रहे हैं? अशोक गहलोत जी को और हमारी पार्टी को, चाहे हमारे नेता, चाहे राहुल जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, हमको कोई भेदियों की आवश्यकता नहीं है। जो जानकारी कहां से मिल रही है? हमें इनपुट देश की जनता, राजस्थान की जनता दे रही है। राजस्थान के अंदर आज हालात ये है कि पूरे राजस्थान के अंदर आज ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। मुख्यमंत्री जी जो है, लेकिन राजस्थान की जनता को मोदी और अमित शाह तो नहीं बताएंगे, वो देव दर्शन करते हैं या दिल्ली की परिक्रमा करते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता को मोदी और अमित शाह तो नहीं बताएंगे ना। जैसे कि आपने खुद ने कहा, थोड़ी देर पहले आपने खुद ने कहा, ये बड़े बड़े ढोल पीटे इन्होंने ईआरसीपी और यमुना जल के। नहीं, षड्यंत्र समझाइए, मुझे समझाइए षड्यंत्र कौन कर रहा है? वो वही के चस्के। 2 सेकंड, षड्यंत्र कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस चीज से ये पता चलता है कि षड्यंत्र हो रहा है? षड्यंत्र जो है वो षड्यंत्र इनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। कैसे? वो कैसे पता लगता है कि जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ जी, वो आरसीपी आपके इसमें क्या बोलते हैं पीएससी के अंदर जो उसको आगे करने की बात थी एग्जाम को, वो उनको छात्रों को उस चीज का आश्वासन देकर के आते हैं और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी या सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं लेकर के और वो एग्जाम यूपीएससी के आरपीएससी के उसी दिन करवाते हैं। तो इससे सीधा दिखता है कि इनके आपस में, आपके समय में जब बेरोजगारों को दिल्ली में आपके चेहरों ने आश्वासन दिया और यहाँ पर वो कदम नहीं उठाया गया तो षड्यंत्र था। इसी तरह से वसुंधरा राजे जी जो है वो अपने वहां के लिए इन पे आरोप लगाती है, तमाम तरह के इनके डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी है जो 1-1.25 साल तक काम कर रहे हैं, पार्टी लेके बैठे रहे, सोते रहे, और अब जाकर के, और किस लिए, या तो मुझे सीएम बनाओ, अच्छा, या मुझे डिप्टी सीएम बनाओ, एक बात या मुझे इंपॉर्टेंट मलाई वाला पोर्टफोलियो। तो ये सब करने के, लेकिन राय सिंह जी एक सवाल और प्लीज, निकले हैं आज, ठीक है, किरोड़ी जी जब निकले हैं, एक सवाल और है मेरा छोटा सा, ठीक है राय सिंह जी, हालात ये हो गए, अच्छी बात है छापे डाल रहे हैं, पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द है। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल है, जमाने के अंदर एक छोटा सा सवाल है राय सिंह जी, 2 मिनट राय सिंह जी, इसी तरह से आज दूसरे प्रदेशों के ब्यूरोक्रेट्स आकर के राय सिंह जी 2 मिनट, अब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है। अशोक गहलोत अपनों की तो सुनते नहीं, अपने जो बताते हैं, जैसे कांग्रेस में बता रहे थे फूट की परिस्थितियां बन सकती हैं, और अशोक गहलोत ने सुना नहीं, फूट दिख गई, मानेसर चले गए सचिन पायलट, या फिर आला कमान कहता रहा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन उन्होंने अपनों उनकी भी नहीं सुनी। यहाँ किसी गैर ने कह दिया होगा और उन्होंने तड़ से मान लिया कि सीएम साहब के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे तो सवाल पूछो ना, सवाल ही मैं पूछ रहा हूँ कि वो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे वो किसी और पर भरोसा कर सकते हैं, या अकेले ही वो कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी ने, जब हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत जी ने एक एक आदमी को, राजस्थान की कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, विधायक ही नहीं, तमाम लोगों को कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं,
इनकी भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री की पर्ची दिल्ली भेजती है, और मैंने एक पर्ची दी थी अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री के नाते, जो 250 बच्चे विदेश जा रहे थे, राजीव गांधी एक्सीलेंस जो स्कॉलरशिप है उसके ऊपर मैंने एक पर्ची लिखी थी कि साहब कम से कम ये 500 होने चाहिए, और अगले ही दिन मेरी पर्ची के ऊपर अशोक गहलोत जी ने उसको 500 कर दिया। तो ये फर्क है भाजपा और दो ही चीजें हो सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर, दो ही चीजें हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पर्ची है ठीक वो है, ठीक है। अब राय सिंह जी मैं आपको रोक रहा हूं, पार्टी कार्यकर्ता की चलती हाँ, है, राय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं, जो मुझे कहना चाहिए कि उसके अपने फायदे हैं, आप जो हैं, करते हैं उस उनकी पद्धति पर्ची का अपने नुकसान है। लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहता हूं कि या तो फिर जनता ने मांगना ही उचित नहीं समझा अशोक गहलोत से कुछ, और या फिर वो मांग, अशोक गहलोत तो फिर वो इतना थक गए कि बोले और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अशोक गहलोत जी ने चलिए ठीक है, हाँ, ना भूतो ना भविष्य, ठीक है, मेरे पास जो काम ठीक आज है, तक हुए हैं अशोक गहलोत ठीक है, के समय, राय मैं सिंह, समझता नहीं कि वो काम कभी ठीक है। होंगे। राय सिंह जी एक शॉर्ट रिबटल, उसके बाद मैं एकलव्य के पास जाऊंगा। हाँ, सवाल और जवाबों की खिचड़ी बना दी है। राय सिंह जी तो बड़े कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक पर्सन है। मैं तो एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, बड़ा विनम्र शब्दों में जवाब दे दें और घुमाए ना, वो उनके ऊपर होगा, सवाल यहाँ पर मेरे रहेंगे, उनका मन होगा तो वो देंगे। मैं उसी पे निवेदन कर रहा हूँ। बार बार राय सिंह जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के 19 एमएलए मानेसर गए। यही राय सिंह जी बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं राय सिंह जी से कि 19 के 19 विधायकों को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे 2023 में वापस प्रत्याशी किसने बनाया? यदि कांग्रेस ने बनाया है तो फिर इससे कमजोर संगठन कोई हो नहीं सकता। नहीं, फिर इससे यदि कांग्रेस ने बनाया तो, और यदि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहिए कि जो जीत के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित विधायक हैं, कांग्रेस के नहीं। 2 मिनट, बहुत सिंपल सी बात है, ये उतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। इसी चीज से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं अभी आगे अगली बारी में जब इनके पास आऊंगा तो पूछने वाला हूं। उससे पहले एकलव्य, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे को राजनीति में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर बात करना वैसे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन राजनीति में हाइपोथेसिस का अपना एक अलग महत्व होता है। एकलव्य, हाइपोथेटिकली अगर मान लें कि जो अशोक गहलोत कह रहे हैं वो सच है, तो वो रीडिंग में तो नहीं आ रहा, मतलब देखने में तो नहीं लग रहा, मतलब जिस तरह से सेंटर से कई सारी लंबी चीजें भजनलाल ले आए उस नजरिए से तो समझ में नहीं आ रहा। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पानी ठहरा हुआ है, एक बार कंकड़ फेंक के देखते हैं कि रिपल्स किस तरह के बने। क्या लगता है? देखिए स्वप्न जी, मुझे लगता है कि ऐसी जो बातें होती हैं वो मतलब ऐसा एक रोचक खबर बनने के हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं, परंतु अगर हम इसका एक सीरियस असेसमेंट करेंगे और हम इसको एक टाइमलाइन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, यदि अगर आप पिछले 40 वर्ष की राजस्थान की राजनीति की बात करें तो मैं समझता हूं कि जैसे भैरव सिंह शेखावत जी स्वर्गीय जो थे, वो उनका जो कद रहा राजस्थान की राजनीति में, वो मैं समझता हूं कि आज तक भी शायद कोई उस दर्जे को हासिल नहीं कर पाया। तो उस समय आप देखिए कि जब भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति बने तो उस समय एक बीजेपी में जो एक तरह का वैक्यूम आया राजस्थान में, तो आपने देखा होगा कि उस समय की जो लीडरशिप थी उसने राजस्थान के लिए नहीं, अगर वो 20-22 वर्ष का पहले का आप पीरियड देखेंगे तो जो एक नई नेतृत्व को स्टैब्लिश करने की एक रणनीति थी, उसके तौर पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, 2001 में गुजरात में नरेंद्र मोदी और हमारे राजस्थान में वसुंधरा जी को स्टैब्लिश किया गया। और उसके बाद आप पाएंगे कि मतलब ये सारे ही जो मुख्यमंत्री हैं ये सफल रहे, और उसी में से एक हमारे नरेंद्र मोदी निकले जो पिछले 11 वर्ष से इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो एक तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। एक डिफरेंस है जी, नरेंद्र मोदी को एस्टेब्लिश नहीं किया गया, वो खुद एस्टेब्लिश हुए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि एक रणनीति के अनुसार राजे को, नए शिवराज को एस्टेब्लिश किया गया। नहीं, मेरे कहने का मतलब स्वप्निल जी ये था कि 3-4 लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी दी गई, उसमें से कुछ ने अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए मतलब इस तरह पे एस्टेब्लिश कर पाए और नरेंद्र मोदी ने बाकी सबको आउटशाइन किया। दूसरी बात एक जो देखने वाली बात है कि मैं समझता हूँ, देखिए 1.5 वर्ष का जो समय होता है किसी लीडर के लिए ये कह देना कि मतलब वो असफल हैं या सफल हैं, मैं मानता हूँ कि ये कम होता है। और नरेंद्र मोदी जी का भी अगर आप भले ही चाहे उनके मुख्यमंत्री का शुरू का 1-2 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे या पीएम के शुरू के 1-2 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे तो इस तरह के जजमेंट्स होते थे तो नेगेटिव ही होते थे ज्यादातर, परंतु उन्होंने क्या अचीव किया अपने 23 वर्ष के एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में, तो वो पूरे विश्व के सामने टेन्योर कम है, इस टेन्योर के बेसिस पर ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, नहीं, और अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से वो चाले चलता है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पीछे, पीठ पीछे, या मोदी अमित शाह के पीठ पीछे अंदर खाने
कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा हो, देखिए जो स्वप्निल हमें तो जी- नहीं दिख रही हालांकि, लेकिन हाँ देखिए स्वप्निल जी, आप अब अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर जो गहलोत जी ने बात उठाई है, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी रखा है, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो तीनों बार, और अगर हेल्दी कंपटीशन की बात करी जाए तो तीनों बार जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो विद इन द पार्टी उन्हें अपने कॉम्पिटिटर को बीट करके ही उस कुर्सी को एक तरह से ऑक्यूपाई करना पड़ा है। और उसके बाद तीसरी बार तो हमने देखा, जिसको हमने अभी डिस्कस भी करा, कि तीसरी बार तो हमें ये देखने को मिला कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहने के लिए भी उन्हें इंटरनल पॉलिटिक्स सिर्फ उस कॉम्पिटिटर के साथ नहीं करनी पड़ी। एक समय नहीं, ऐसा मैं आया, एग्जांपल देता हूं, नहीं, आपके फेवरेट स्टेट से, आपके फेवरेट स्टेट से एग्जांपल देता 10 हूं। सेकंड्स में कंप्लीट हाँ, कर दूं कि मतलब उनको अपने जो उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, एक समय पे उनको उसके अगेंस्ट भी एक स्टैंड लेके अपनी कुर्सी को बचाना पड़ा। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में आपके और मेरे फेवरेट स्टेट से मैं एक एग्जांपल देता हूं। यूपी, जी योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट भी तो तीन डिप्टी सीएम एकजुट हो गए थे, जी। जबकि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में जी। उससे पूर्व के सीएम या उनसे पूर्व के सीएम्स को आउटशाइन किया। जी। मतलब कुछ तो हो रहा था अंदर खाने। क्या आपको लगता है यहां कुछ हो रहा होगा? देखिए स्वप्निल जी, इसको मैं कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि आउट ऑफ कंपटीशन अगर कोई षड्यंत्र हो रहा हो मुख्यमंत्री जी के अंदर, तो वो मतलब मुख्यमंत्री जी के लिए, तो उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। इसको कोई गेस भी नहीं कर सकता, कोई अपैरेंट दिख चीज नहीं रहा हमें है। नहीं दिखाई दे रही। हाँ। लेकिन परंतु एक चीज समझना जरूरी है कि ये अमित शाह की चॉइस है, ये सब जानते हैं। और मुझे लगता है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना और ऐसा एक षड्यंत्र रचना जिससे पार्टी को नुकसान हो जाए, ऐसी अनुशासनहीनता मुझे नहीं लगता कि भाजपा में ठीक है, सहन करी जाएगी। अब जो सवाल महिपाल राय सिंह गुदारा जी से पूछना चाह रहे थे, राय सिंह गुदारा जी, मुझे लगता है उससे महत्वपूर्ण एक सवाल है जो कि यहां पर आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कहीं पर कोई अपराध हो रहा है और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, तो मैं सबसे बेहतर बता सकता हूं कि वहां क्या हुआ। मुझसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। अशोक गहलोत से लेकर पूरी कांग्रेस कहती रही कि अमित शाह, मतलब नरेंद्र मोदी वाया अमित शाह सचिन पायलट और 19 विधायकों के संपर्क में थे। इन 19 विधायकों और खुद सचिन पायलट ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि मुझे अमित शाह का इस दिन इतने बजे फोन आया था और उन्होंने मुझे ये ऑफर किया था। कहीं कहा हो तो मैं मिस कर चुका हूं। मुझे लगता है आपको ये बात बतानी चाहिए कि ये लोग क्यों नहीं बोल रहे। दूसरी बात कि अगर ऐसा हुआ था तो इसमें आप ये समझिए कि राष्ट्रद्रोह भी लग सकता है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचना। मतलब आपके पास इन 19 गवाहों के बेसिस पर कोर्ट के दरवाजे खुले थे, आपने वो दरवाजे क्यों आप नहीं मिस खंगाले? कर रहे हैं, सचिन पायलट जी पे वो धाराएं लगा दी गई थी। नहीं, वो सचिन पायलट पे लगी थी। सचिन पायलट के थ्रू, सचिन पायलट के बयान के थ्रू लग सकता था ना दो लोगों पर, क्यों नहीं किया गया ये? स्वप्निल जी, अगर आपको याद हो, उन दिनों वीडियो टेप रिकॉर्ड हुए थे और उसके खिलाफ केंद्र के एक मंत्री थे जो इन्वॉल्व थे, और सारा का सारा जो जोधपुर से आते हैं उनका पूरा का पूरा षड्यंत्र उनका ही था। एक लड़का था वहां पे हमारे बीकानेर का, संजय जैन लिखता था वो, पहले उसका नाम संजय बर्डिया था। उसने हमारे जो एमएलए थे, मरहूम भंवरलाल जी शर्मा के साथ उनकी रिकॉर्डिंग थी और तमाम सौदेबाजी की बातें उस पर चल रही थी और केंद्र के मंत्री की रिकॉर्डिंग उसमें थी और वो तमाम सब बातें लुभावनी इस तरह की बातें की जा रही थी। और उसके उनके संजय जैन कौन था? कौन? संजय जैन कौन था? संजय जैन को किसने अपॉइंट किया था? संजय जैन को अपॉइंट किया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस में? कांग्रेस में नहीं किया। तो सचिन पायलट और 19 विधायकों के बिहाफ पे आप बोल सुनिए कौन रहा ना, था? तो आप सुनिए ना, मैं कहता हूं ना आपको, सुनिए ना आप बात को, आप बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं पूछ समझना मैं चाहता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि संजय जैन एक तरह से एक दलाल था, ठीक है, जिसके मार्फत विधायकों को खरीद फरोख्त करी गई। तो वो दलाल विधायकों के संपर्क में था। सुनिएगा, बिल्कुल। और उसके साथ में रिकॉर्डिंग जो है, उसकी फोन की रिकॉर्डिंग मौजूद है और उसको हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दिया गया आज की तारीख में। और उसमें एक केंद्र के मंत्री, तत्कालीन केंद्र के मंत्री, जो कि उस समय मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, नाम ले लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत। आप बोलिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ बोलिए। हाँ, वो बिल्कुल वो कुछ शामिल थे। उनके बंगले में सारी षड्यंत्र रचा गया और लोगों को न जाने क्या क्या ऑफर्स दी गई। वो तमाम की तमाम उस ऑडियो जो दलाल तो डर गया साहब। सचिन पायलट और 19 विधायक क्यों डरे? मैं डरने की उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बोलता हूं कि षड्यंत्र हुआ था। आपने पूछा षड्यंत्र हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 19 लोगों ने आके ये क्यों नहीं बोला कि हमसे संपर्क था? और आज तक भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज तक भी अपने वॉइस सैंपल देने से मना कर रखा है। ठीक है, अगर मान लो, सवाल ये नहीं है ना राय सिंह भाई, देखिए मेरी बात को समझिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी ने वाया अमित शाह इन 19 विधायकों और सचिन पायलट से संपर्क किया, तो उसका सबसे अहम सबूत ये 19 विधायक और सचिन पायलट है।
इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे बीजेपी के आला लीडर्स ने संपर्क किया और हमें इतना ऑफर किया गया। इन लोगों ने कभी नहीं कहा है। अगर ये कह देंगे और ये कोर्ट जाएंगे तो उस समय चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचने वाले चेहरे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएंगे। कोर्ट उनको नाम देगा अच्छे से। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, ये मानेसर क्यों गए? ये मानेसर जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जाकर विरोध नहीं कर सकते थे ये? ठीक है, ठीक है। आप इस तरह की बात कर रहे हो, इससे सिद्ध होता है, इससे स्वतः ही। नहीं राय सिंह जी, भाई आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आतिथ्य के अंदर वहां मजे कर रहे हो, और मानेसर जाते जाना आपको 24 अकबर रोड चाहिए था। इसका द्योतक नहीं है, इसका द्योतक नहीं है कि ये उससे पहले सचिन पायलट 3-4 बार 24 अकबर रोड होके आ गए थे अपने इशू को लेकर। सचिन पायलट होकर तो आ गए थे। सचिन पायलट हमारे नेता हैं, हाँ। आज राष्ट्रीय महासचिव हैं, हाँ। वो आज भी जाते हैं, रोज जाते हैं। लेकिन अगर किसी मुख्यमंत्री का, अशोक गहलोत जी का या सरकार का विरोध उनको करना था, तो मैं तो ये बात कहता हूं, और मैं एकदम इस पे ऑन एयर ये बात कहना चाहता हूं कि उनको जो है 24 अकबर रोड जाना चाहिए था, न कि उनको मानेसर जाना चाहिए था। और ये सचिन पायलट के लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। ठीक है। महिपाल महला, कई बार क्या होता है ना कि हम कई सारी चीज़ों पे नज़र रखने की कोशिश करते हैं, नज़र चूक जाती है तो वहाँ दुर्घटना घट जाती है। नहीं, वो कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप ये कह रहे हैं कि नज़र रखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना? आप ये कह रहे हैं कि नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय समय पर जब भी कभी कहीं से कोई चीज़ सुर्खियाँ बनने लगती हैं या कुछ होता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उस पर आंसर्स को ज़रूरी नहीं समझा जाता। इसके पीछे भी कोई रणनीति है या क्या है? सर, आरोप लगाने वाला व्यक्ति 3 बार का राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है। हम भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब 3 बार का चीफ मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति कोई आरोप लगा रहा है तो एक नैरेटिव जनता में सेट होता है कि इसका कहीं ना कहीं कोई आधार होगा, बिना आधार के ऐसी बातें नहीं की जाती। तो आप बौखलाए तो हम बौखला नहीं रहे हैं सर, हम तो बड़ी विनम्रता से जवाब दे रहे हैं। हम तो बड़ी विनम्रता से आपके माध्यम से आपको सुनने वाली हजारों लाखों जनता को ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिनकी राजनीति षड्यंत्रों पे टिकी हुई है, उनके दिमाग में 24 घंटे छत्तीसगढ़ी, चूंकि अशोक गहलोत जी के बारे में ये कहा जाता है, आप, मैं, जनता, पॉलिटिकली पंडित सारे लोग जानते हैं कि अशोक गहलोत जी 24 घंटे राजनीति करते हैं, किसको कब मारना, कब क्या बयान देना और किस बयान से तो आप अपना कॉम्पिटिटर अशोक गहलोत को मान रहे हैं? हम नहीं, चूंकि ये अशोक गहलोत जी के बयान पे डिबेट हो रही है, इसीलिए मैं इस बात मैं ये कह रहा हूं, अशोक गहलोत ने बयान दिया, इससे पहले कांग्रेस के कई लोगों ने बयान दिया, उस पर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया को बुलाकर बयान नहीं दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता तक घुस आए अपना बयान देने के लिए, तो फिर वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आग लगने से पहले निकलता है इतना धुआं? ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई आग लग रही है, ना आग लगने की कहीं संभावनाएं हैं। हम तो जहां जिस घर में हैं वो पूरा घर जो है वो फायर प्रूफ है, और इस तरह की जो है वो छोटी छोटी हल्की हल्की बातों से भारतीय जनता पार्टी के परिवार तो आप बौखलाए नहीं है? एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। तो जवाब देना हमारी इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि 3 बार के चीफ मिनिस्टर ने कोई ऐसी बातें कही है तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम जवाब तो दे, ताकि 3 बार के चीफ मिनिस्टर तो बहुत कुछ कहते हैं, रोज कौन सी नेशनल पीसी होती है जी भाई? पूर्व सीएम, 3 बार के पूर्व सीएम, 3 बार के सीएम अशोक गहलोत तो रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने भजनलाल शर्मा की तारीफ भी की है बाय द वे, आपको अगर याद हो तो उन्होंने की है। हमारी सरकार अच्छा कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ तारीफ कर रहे हैं तो हम तो धन्यवाद देते हैं। यदि वो मन से तारीफ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार अच्छा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप, मैं, जनता सब जानते हैं। और ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात अननोटिस्ड नहीं जानी चाहिए। राय सिंह गोदारा जी ने भी धीमे से कहा कि भजनलाल शर्मा जी भले आदमी हैं, भले आदमी हैं, तो उनकी मंशा पर तो सवाल नहीं हो सकता। अच्छी बात है, चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, स्वस्थ बात है। स्वप्निल जी मेरी बात बस 2 मिनट मैंने आप लोगों के लिए बस चाय पानी मंगवाई, इसीलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। दिलवा दीजिएगा, 19 के 19 विधायकों को 2023 में टिकट मिला था, आधे से ज्यादा जीत के। आज भी वो अपने हैं या फिर हमारे षड्यंत्र के शिकार मानते हैं? ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा टेक तो हट गया ना। आपके अनुसार आपके हैं तो आपके विधायकों से कहलवाइएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की शिकंजे में आ गए थे। एक विधायक आपका बोल नहीं पाया। ठीक है, बस 2 मिनट ठीक है। राय सिंह जी गोदारा जी 2 मिनट। एकलव्य, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं क्योंकि मुझे तो रटवा दिया है। मेरे को वो सेंटेंस बहुत पसंद आया। राजनीति में कुछ बातें बताने की होती हैं, कुछ दिखाने की होती हैं, कुछ छिपाने की होती हैं। चलिए अब कैटेगरी बना लेते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक्सेल शीट है और उस पर 3 हमने वो ले लिया है कि यहां पर हम बताएंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं, यहां पर वो क्या दिखाना चाहते हैं और यहां वो क्या छिपा रहे हैं। एकलव्य, फिल इन द ब्लैंक्स।
देखिए स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले उसकी बात करूंगा जो हमें साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैक्ट्स वही हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री जो हमारे हैं भजन लाल जी राजस्थान में, और उसी तरह से मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव जी हैं, हम ये एक्सपेक्ट करें कि मोहन यादव जी का 1.5 वर्ष में वो कद हो जाए जो 3 बार के मुख्यमंत्री का था, या भजन लाल जी का वो कद हो जाए जो 2 बार की वसुंधरा राजे जी का कद है, यहाँ पे वो नहीं हो सकता, वो पद से नहीं हो सकता। इट इज टू अर्ली फॉर दैट। परंतु आप देखिए कि लीडरशिप ऐसे ही डेवलप करी जाती है, डिसीजंस ऐसे ही लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि आगे चल के ये डिसीजन फेल हो या पास हो, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो फ्यूचर के गर्भ में है। परंतु आप देखें कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि 2018 में कांग्रेस के पास भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपॉर्चुनिटी देते और राजस्थान में सचिन पायलट जी को अपॉर्चुनिटी देते। पर एस्टैब्लिश तो कमलनाथ भी हो सकते थे, कमलनाथ के लिए भी तो एक पॉसिबिलिटी थी, वो भी तो फर्स्ट टाइम। फिर वही डिफरेंस है कि अगर आप किसी 75 वर्ष के व्यक्ति को फ्यूचर के लिए स्टैब्लिश करना चाहते हैं या किसी 45 वर्ष के व्यक्ति को फ्यूचर के लिए स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब एक नई लीडरशिप होती है तो उसको स्टैब्लिश करने में भी गहलोत छिपा क्या रहे हैं, गहलोत छिपा क्या रहे हैं? जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दी है, अगर एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका पार्टी ने दे दिया तो कौन सा बिजनेस? सर आप नहीं, प्लीज राजनीति में आरक्षण नहीं होता। पहली बात, राजनीति में आरक्षण नहीं होता एज स्पेसिफिक। राजनीति में मेरिट देखा जाना चाहिए, मेरिट क्या देखा गया था या नहीं देखा गया था, मेरिट के लिए आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। एकलव्य, लेकिन हाँ उसी पॉइंट पर रहेंगे। अशोक गहलोत छिपा क्या रहे हैं? अशोक गहलोत छिपा क्या रहे हैं? मैं ये पूछ उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कि मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी को तीसरी बार अपॉर्चुनिटी देना कोई गलत था, परंतु और वसुंधरा राजे भी पूरी कॉम्पिटेंट थी कि उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो मैं समझता हूं कि यदि अगर आपको फ्यूचर के लिए लीडरशिप डेवलप करनी है तो आपको किसी को अपॉर्चुनिटी देके उसे एक लंबा समय देना पड़ता है। तो अब आप देखिए कि मतलब यहां पे यदि अगर वसुंधरा राजे अभी लीडर तीसरी बार होती तो शायद पता नहीं अगली बार बीजेपी आती नहीं आती, जो यहां ट्रेंड रहा है एक तरह से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन ऑफ लीडरशिप होती पता नहीं तब तक मतलब एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स अभी जो बीजेपी का तोड़ना है तो किसी को एक नया कदम उठाना पड़ता है। परंपरा अगर तोड़ना है तो किसी को एक नया कदम उठाना पड़ता है। अमूमन मैं क्लोजिंग में कुछ खास बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। सभी गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें। मैं अंत में सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, अगर अशोक गहलोत का मकसद ये था कि मैं कंकर फेंकूंगा और फिर देखूंगा किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, तो वो उसमें पूरी तरह से सफल रहे हैं। उनको जो चाहिए था वो हासिल हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जगह जाकर वो गलत हो रहे हैं, इससे बीजेपी और ज्यादा एकजुट हो गई। बल्कि बीजेपी अब पूरी तरह सीएम भजन लाल के पीछे खड़ी है, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। अब षड्यंत्र था या नहीं, इसका जवाब तो चलिए वक्त के साथ भविष्य के गर्भ में है, पता चल ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।